हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट अफेयर्स और अदर मैगजीन में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है मिशन अमृत सरोवर को लेकर। इसमें ज़्यादा डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा, बस आपको 2 से 3 बेसिक बातें पता हों। पहली बात कि इस मिशन अमृत सरोवर का मतलब क्या है। दूसरी बात, इसे किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया। तीसरी बात, इसे कब शुरू किया गया। ठीक है, तो बेसिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि अमृत सरोवर, सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब, और अमृत का मतलब, क्योंकि भारत सरकार 2022 से लेके 2047 तक के टाइम पीरियड को अमृत काल के रूप में संदर्भित कर रही है, इसलिए हर जगह पे अमृत शब्द का यूज किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अमृत जुड़ गया। अब इसका सामान्य सा मतलब ये है कि हमारे गाँवों में या ज़िलों में जो पहले तालाब या बावड़ियाँ हुआ करती थीं, उन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं या तो फिर उसको कूड़ा घर के रूप में तब्दील कर दिया है। तो सरकार ने कोशिश की है कि ग्राम पंचायतों के जरिए, जिला पंचायतों के जरिए उन सभी बस्तियों को खाली करवाया जाए, उस कूड़े घर वाली जगह को खाली करवाया जाए और वहाँ पे पुनर्नवीनीकरण करके तालाब का निर्माण कराया जाए। इससे क्या क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि उस ज़िले की या उस गांव की जो जल व्यवस्था है वो अच्छे से संचालित हो सकेगी। जो जल का वहाँ पे भराव कम होने लगा था या जल की कमी होने लगी थी, उस कमी की भी पूर्ति की जा सकती है। कब शुरू किया गया ये प्रोग्राम? ये 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। ठीक है, कितने ज़िलों में? 75 ज़िलों में कम से कम। ठीक, बाकी वही है कि 8 मंत्रालय हैं टोटल, जिसमें ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन, ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो प्रोमिनेंट इसमें मिनिस्ट्री है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर। आप इसका यूज जब भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे फर्दर मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती कि इस पे टेक्निकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान इसमें तकनीकी भागीदार के रूप में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये नहीं पूछेगा। मैंने क्यों इसको पढ़ा? मैंने इसलिए पढ़ा, ये भास्कराचार्य जो शब्द है ये आपकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल यूपीएससी बड़े अजीबोगरीब प्रश्न पूछती है कि निम्न में से कौन कौन नाटककार है, ठीक है, या निम्न में से कौन कौन कवि है, कौन कौन इतिहासकार है। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन प्राचीन भारत के गणितज्ञ रहे, या ज्योतिषाचार्य रहे, या खगोल शास्त्री रहे। तो वहाँ पे आप भास्कराचार्य का नाम यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भास्कराचार्य ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। ठीक है, इस पुस्तक के ही 4 भाग हैं। कई बच्चों को नहीं पता होता, उनको लगता है वो 4 रचनाएं हैं। नहीं, इस सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के ही 4 अध्याय हैं, जिसमें पहला अध्याय नाम है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तीसरा है ग्रह गणित या कहें खगोल गणित, और चौथा है गोलाध्याय। ठीक है, ये 4 इसमें आती हैं। प्रोमिनेंट जो बुक हैं वो लीलावती और बीज गणित और सिद्धांत शिरोमणि। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राचीन भारत के गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य कौन है, तो आप भास्कराचार्य का नाम यूज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती 81,000 से अधिक तालाबों का या 66,000 से अधिक अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार किया जा चुका है। 50,000 अमृत सरोवरों ने अपना राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ना। ये कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ये जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, बिहार और राजस्थान, ये पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। आपसे नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे संसाधन इसमें कैसे जुटाए जाएंगे, आपके दिमाग में आइडिया आया होगा ना। एज ए कलेक्टर इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ कोई आपदा आ गई है और आपको मज़दूरों का संगठन करना है, तो कैसे करोगे?
भाई वैसे तो आपको मज़दूरों को पेमेंट देनी पड़ेगी, तो आपके पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले वर्कर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो वर्कर्स आपके लिए प्रतिबद्ध होंगे, अर्थात वो मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार तो उनको ऑलरेडी पैसा देती है ना। तो यहाँ पे यही काम किया गया कि सरकार ने अपने इन मनरेगा वर्कर्स का इस्तेमाल कर लिया इन तालाब के निर्माण में, या सरोवर के निर्माण में, या बावड़ी के निर्माण में। ठीक है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या? कि किसानों को सक्षम बनाना, उनको वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड कराना जिससे उनकी जो फसलें हैं वो कम्पिटिटिव बन पाएँ। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात बताओ, जब तालाब बनेगा, पानी मिलेगा, तो फसलें तो अच्छी होंगी ना, यानी कि पानी की कमी नहीं हो पाएगी, तो इससे इन योजनाओं को भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना, आप इसको स्किप कर सकते हो सारी चीज़ें। अगला आर्टिकल है डेमोन पार्टिकल। देखो मैं यहाँ पे एक लाइन स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं अपनी साइंस टेक की क्लास में डिटेल में कवर कराऊँगा। अभी यहाँ पे केवल और केवल करंट अफेयर्स के नज़रिए से आप पढ़ लीजिए। मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस आर्टिकल को 20 मिनट में भी समझा पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे साइंस बैकग्राउंड या डेप्थ फिजिक्स, या एक तरीके से कह सकते हो कि जो पार्टिकल फिजिक्स होती है, फिजिक्स भी कई टाइप के होते हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, ये वाली जो फिजिक्स होती है, या कण वाली जो फिजिक्स होती है, वो समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। तो मैं जब साइंस टेक की क्लास पढ़ाऊंगा और वहाँ पे जब बेसिक से शुरू करूँगा कि कण क्या हैं, अणु क्या हैं, परमाणु क्या हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं, उन तीनों में डिफरेंस क्या है, फिर मैं पढ़ाऊँगा चालक, अतिचालक, कुचालक या सुचालक में क्या डिफरेंस है, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, और तब वही अतिचालक या कहें सुपर कंडक्टर, उसको डेमोन पार्टिकल से लिंक करूँगा। आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स 2024 के लिए चंद्रयान के बाद, यानी कि चंद्रयान 3 के बाद दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा, हल्की सी जानकारी दे दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मास्टर को ये चीज़ें नहीं पता हैं। ठीक है। मुझे ये तक पता है कि 1911 में इस कण की शुरुआत हो चुकी थी, या कहें सुपर कंडक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी थी। हाइके ओन्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने शुरू किया था, और उसे जाके 1956 में डेविड पाइंस ने एक नया रूप दिया, और ये डेविड पाइंस का ही नामकरण है, जो एक उन्होंने पार्टिकल खोजा था उसका नाम रखा था डेमोन पार्टिकल, लेकिन वो उसे प्रूफ नहीं कर पाए थे, और उसे ही अब प्रूफ किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। इसलिए उन वैज्ञानिकों ने उस डेविड पाइंस की याद में इस पार्टिकल का नाम डेमोन पार्टिकल या डीमन पार्टिकल कर दिया है। आपको इतनी देर से ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि डेमोन और डीमन मतलब क्या है। देखो, डेमोन को या डीमन को मतलब एक ही है, मैंने बस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट किया था इसलिए डेमोन कर दिया, लेकिन शब्द ये डीमन ही पढ़ा जाता है। ठीक। डीमन का सामान्य सा मतलब होता है दैत्य। दैत्य का मतलब होता है राक्षस। राक्षस के अंदर क्या गुण होते हैं? क्या राक्षस को आपने देखा है? आप में से कई सारे बच्चों ने रामायण देखी होगी, उसमें देखना मेघनाद का सीन। मेघनाद क्या करता है? कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी वहाँ आ जाता है, कभी रथ पे, कभी आसमान में, और उसी में गीत चलता है ना। तो लक्ष्मण समझ नहीं पाते हैं कि मेघनाद को कैसे मारा जाए। तो वही चीज़ होती है राक्षसों के गुण। मतलब हमें पता तो चल रहा है कि ये राक्षस है, और ये कभी यहाँ दिख जाता है, कभी यहाँ दिख जाता है, कभी वहाँ दिख जाता है। कहने का मतलब बहुत ही मायावी है, इसलिए इस कण को नाम दे दिया गया मायावी कण, अर्थात जिसके बारे में हम अभी भी पूरी तरह से श्योर नहीं हैं। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, फलानी धातु में जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बौछार किए तब हमें एक ऐसा कण मिला जो कि इस कंडीशंस को शो कर रहा था। उसको नाम दे दिया इन लोगों ने डेमोन पार्टिकल। ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूँ ताकि दिमाग में रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप लोग कहीं और करंट पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा यार उसने तो समझा दिया,
लेकिन जहाँ से हम अब करंट कर रहे हैं श्री IAS एकेडमी से, वो क्यों नहीं समझा पाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट में समझा दूँ, क्योंकि डिटेल में देखो मज़ा तो ऐसे डिटेल में ही होता है, ठीक है। तो मैं डिटेल में वहाँ जब समझाऊँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बात क्या है, बात है कि हाल के दिनों में इलिनॉइस विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका का विश्वविद्यालय है, वहाँ पे कई शोधकर्ताओं ने एक शोध किया। शोध क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रोंटियम रूथेनेट नामक धातु के ऊपर काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स की बौछार कराई। और जब उन्होंने इसकी बौछार कराई तो उनको एक नया कण, इसको नया नहीं कहेंगे, वही कण कहेंगे जिसकी खोज 1956 में डेविड पाइंस ने की थी, वैसे कोण या कहें वैसे सिमिलर कण की खोज की, जिसे इन्होंने नाम दे दिया डेमोन पार्टिकल या डीमन पार्टिकल। अब आपके दिमाग में 2-3 प्रश्न आए होंगे कि सर स्ट्रोंटियम रूथेनेट नामक धातु के भीतर कैसे ये सारी चीज़ें हो गई। तो देखो आप एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन का सामान्य सा मतलब फिजिक्स की शब्दावली में कहते हैं विद्युत का प्रवाह, और अब हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं बिजली या कहें करंट का प्रवाह, ठीक। अब इन चारों का शब्द का मतलब एक ही है। अगर मैं ये बोलूँ करंट का प्रवाह हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, बिजली का प्रवाह हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। अर्थात इस स्ट्रोंटियम रूथेनेट नामक धातु पे किसका प्रवाह हुआ, इलेक्ट्रॉन का, अर्थात करंट का प्रवाह हुआ। अब वही बात है, जब हम किसी भी धातु में बिजली की करंट को दौड़ाएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो अपना रिस्पॉन्स देगी, कोई ना कोई एक्टिविटी तो शो करेगी। जैसे हीटर को आप देखते होंगे वो हीट हो जाता है, फ्रिज को आप देखते होंगे वो ठंडा करती है, खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाली चीज़ें बनती हैं, समझ रहे। तो वही चीज़ इसने एक कण को प्रदर्शित किया और उसी कण को नाम दे दिया गया डेमोन पार्टिकल। अब इसी के आगे एक शब्द और यूज हो रहा है कि इस खोज में कमरे के तापमान पर काम करने में सक्षम सुपर कंडक्टर के विकास का मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता है। अब आपको लगा होगा सर ये सुपर कंडक्टर क्या है। तो देखो इस पॉइंट पे टिके रहना, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और विद्युत और बिजली है ना, इस पे टिके रहना, क्योंकि इसी से लिंक होगा। देखो जब भी हम बिजली का प्रवाह कराते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, एक तार चाहिए होता है। तार के ऊपर हमें क्या चाहिए होता है, एक लेप चाहिए होता है, जैसे नीला हरा लेप होता है। वो लेप क्या करता है, उस तार में इलेक्ट्रॉन या बिजली के प्रवाह को कुशलतापूर्वक प्रवाहित होने देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि गर्मी के कारण या गर्मी के दिनों में वो तार फाल्ट हो जाते हैं, है ना, या बहुत सर्दी के कारण कई बार उन तारों में अकड़न आ जाती है, समझ गए। तो जो उसके ऊपर मटेरियल लगाया गया वो मटेरियल उतना बेस्ट नहीं होता, अर्थात पूरी तरह से बिजली का प्रवाह नहीं हो पाता। जैसे मैं एक बात बताऊं, आपका जो चार्जर है, आपने देखा होगा पहले मोबाइल के चार्जर में 3 घंटे में बैटरी चार्ज होती थी, फिर 2 घंटे में होने लगी, फिर 1 घंटे में, अब 30 से 35 मिनट में हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो चार्जर के अंदर जिस तार का, जिस मटेरियल का वो यूज करते हैं, उससे करंट बिल्कुल भी बाधित नहीं होती, या कहें करंट का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के होता रहता है। अर्थात जब भी करंट का प्रवाह बिना रुकावट के होता रहेगा, या कहें जब करंट शून्य के बराबर खर्च होगी, अर्थात बिल्कुल भी खर्च नहीं होगी, अर्थात 100 यूनिट अगर ट्रांसफार्मर से चली है और 100 यूनिट आपके घर तक पहुंची है, तो उस समय जिस तार के द्वारा ये लाई जाती है उसके ऊपर जो लेप लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, सुपर कंडक्टर या अतिचालकता। समझ गए। अर्थात चालकता क्या हुई, बिजली का प्रवाह, अतिचालकता क्या हुई, पूरी की पूरी बिजली का प्रवाह। अब इसी में चालकता को कई पार्ट में बांट देते हैं, जैसे एक हम नाम दे देते हैं कुचालक, एक नाम देते हैं सुचालक, और एक नाम देते हैं अर्धचालक। ठीक है, सुचालक का मतलब चालक ही होता है, ठीक। कुचालक का मतलब जैसे लकड़ी वगैरह हो गई, उसमें करंट नहीं प्रवाहित होती है, प्लास्टिक हो गई उसमें नहीं होती है। अर्धचालक का मतलब शुद्ध जल या कांच, हल्की हल्की से कभी कभी होती है, ये डिपेंड करता है कांच में क्या क्या मिलाया गया।
समझ गए? तो ये क्राइटेरिया हैं एक तरीके के। इतनी बातें क्लियर हुई? चलिए अब बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर के बारे में डिटेल में। और जब सुपर कंडक्टर को हम समझ जाएंगे, वैसे तो मैंने समझा दिया सुपर कंडक्टर का क्या मतलब होता है, लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर की एक हिस्ट्री समझ जाएंगे तो हम फिर ये डेमोन पार्टिकल, क्वासी पार्टिकल, इन सारी चीज़ों को बेसिक ढंग से पूरे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, तो देखो जब भी बिजली का प्रवाह किया जाता है तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो या तो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, लेकिन वो पदार्थ जो बहुत ही कम तापमान में, यानी कि माइनस से भी माइनस, अर्थात -240.15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रहकर, ठीक है, 243.15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे जाकर जब उनको ठंडा किया जाता है, उस पदार्थ को, उस लेप को, तो उसमें किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं बचता है। ऐसे समझो, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का, या कह सकते हो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं बचता है, किसी भी प्रकार का उसमें अशुद्धता नहीं बचती, वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अर्थात उसका प्रतिरोध जो होता है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। अर्थात उसमें प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, बिजली को रोकने की क्षमता वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसी स्थिति होती है, या सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ को बोला जाता है जहां पर उस पदार्थ का तापमान 0 डिग्री केल्विन या शून्य की स्थिति में शो करने लगता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। केल्विन हो, डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, ये सब तापमान के मापक हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि इस टॉपिक को मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं कवर कराना चाहता, क्योंकि इसमें बहुत शब्द आते हैं। ठीक, लेकिन इतनी बातें चलो आपने समझ ली। अब एक बात बताओ, जब उसमें प्रतिरोध या कहें इलेक्ट्रॉनों के आपस में लड़ने भिड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ठीक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह काफ़ी तेज़ी से होगा। इलेक्ट्रॉन बल्क में प्रवाहित होंगे, मतलब ढेर बाई ढेर। ऐसा तो होगा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीन आएगा, तो एक स्थिति ऐसी होगी जब वो ढेर सारे हो जाएंगे। और उन्हीं ढेर सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में वो लड़ाई करेंगे तो उनमें से एक ऐसा कण होता है जिसको कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब वो कहता है तुम लोग लड़ते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। और वो जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, यानी कि जो तटस्थ कण होता है, ठीक, उस कण को नाम दिया गया क्वासी पार्टिकल। ये नाम किसने दिया? ये नाम ओन्स ने नहीं दिया। अभी तक मैंने जितनी बात बताई वो 1911 में सुपर कंडक्टिविटी की खोज करने वाले हाइफे ओन्स की बात थी। अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ रहे हैं और लड़ने में एक जो कण होता है जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, तो वो जो न्यूट्रल कण है उसको नाम दिया गया क्वासी पार्टिकल। क्वासी का मतलब क्या होता है? अर्ध कण, यानी कि वो पूरी तरह से कण नहीं था, अर्थात उसमें कण के गुण नहीं थे, अर्थात उसमें ना तो द्रव्यमान है और ना ही आवेश है। समझ गए? जबकि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं तो न्यूट्रॉन में आवेश तो नहीं होता है, तटस्थ होता है, बट उसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब भार, वजन, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन में भार होता है। जब इलेक्ट्रॉन में भार होता है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, ठीक, लेकिन उस एक कण में, यानी कि वो जो नया कण बनता है उसमें वो चीज़ नहीं होती। तो उसी कण को इन्होंने नाम दे दिया क्वासी पार्टिकल। और इन्होंने कहा कि उस क्वासी पार्टिकल्स को हम जब पूरे ढेर में देखते हैं, यानी कि वहाँ जब इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजना, मतलब लड़ाई करते हैं, कंपन करते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक, तो उसको हम नाम देते हैं क्या? अरे बड़ा अच्छा नाम था, देखो भूल गया, प्लाज्मोन। हाँ, प्लाज्मोन उसको हम नाम देते हैं, ठीक है। उसको इन्होंने नाम दिया प्लाज्मोन। अब आप समझ गए प्लाज्मोन क्या है? एक क्वासी पार्टिकल। क्वासी पार्टिकल क्या है? जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, संचालन करेंगे, तो उसमें एक ऐसा कण होगा जो शून्य की स्थिति को दर्शाएगा, जिसका आवेश न्यूट्रल होगा। अब आपके मन में फिर से क्वेश्चन दगा होगा कि सर आवेश क्या होता है? आवेश एक तरीके का, ये समझ लो, किसी भी स्थिति को दर्शाने वाला प्रतीक चिन्ह। जैसे
हम लोग पढ़ते हैं ना, मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, तो हम क्या कहते हैं कि जो फीमेल होती है वो माइनस में होती है, जो मेल होता है वो प्लस में होता है, साइन से दर्शाते हैं ना, और ट्रांसजेंडर को जीरो से दर्शाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य केवल पढ़ाना है, ना ही किसी भी प्रकार के लिंग या किसी भी जाति या किसी भी धर्म को किसी अन्य दृष्टि से देखना, ठीक है। हम भारत में रहते हैं और भारत का हर नागरिक बराबर है, संविधान हर एक व्यक्ति को जीने का हक देता है, ठीक है। तो इसका गलत अर्थ मत निकालना, किसी प्रकार का शॉर्ट बना के वायरल मत करना कि मैंने किसी को माइनस कह दिया, प्लस कह दिया, जीरो कह दिया, ठीक है। तो वो अलग संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। इतनी बातें समझ गए। तो प्लाज्मोन्स क्या हुए? क्वासी पार्टिकल। अब इन्हीं चीज़ों को आगे देखते हैं, अब आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। धातुओं और, अब देखो वही बातें, धातुओं और अर्धचालकों जैसे ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के जटिल व्यवहार का वर्णन करने के लिए क्वासी पार्टिकल उपयोगी होते हैं, ठीक। यानी कि क्वासी पार्टिकल या कहें प्लाज्मोन्स का अगर हमें पता चल जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेवियर कर रहे हैं या किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब देखो, जब आपको इलेक्ट्रॉन्स का पता चल गया तो आपको क्या पता चलता है? वास्तव में विद्युत का पता चलता है, बिजली का पता चलता है कि बिजली किस तरीके से काम करती है। और सोचो, अगर आपने ये पता कर लिया कि बेस्ट बिजली कहाँ से बनती है, किस तरीके से बनती है और कैसे प्रवाहित हो सकती है, तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो उसी को नाम दे दिया डेमोन। यानी कि अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम पता कर रहे हैं, रिसर्च करते रहेंगे। जैसे एक शब्द आप पढ़ते होगे ना, हिग्स बोसान कण, ये क्या है? ये बताने के लिए कि पृथ्वी का अस्तित्व कब से शुरू हुआ, पृथ्वी कब से आरंभ हुई, पृथ्वी में पहले कौन आया। तो वही चीज़ यहाँ पे, ठीक। तो अब बस बेसिक समझ लेते हैं, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, नहीं तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। उनका मानना था कि किसी ठोस पदार्थ से गुजरने पर, किसका मानना था? अभी मैंने बताया ना, डेविड पाइंस का मानना था, ठीक है। ये देखो, डेविड पाइंस, जिनका मैं नाम ले रहा था 1956 में। इसीलिए मैं देख के नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्लास ऊपर चले, नोट से ना चले, ठीक है। उनका मानना था किसी ठोस पदार्थ से गुजरने पर इलेक्ट्रॉन विचित्र व्यवहार करेंगे। अब इन्होंने ठोस पदार्थ का यूज किया ना, रूथेनेट नामक धातु का। विद्युत अंतःक्रिया मतलब वही इलेक्ट्रॉन या कहें बिजली का प्रवाहित करके, विद्युत अंतःक्रिया इलेक्ट्रॉन को संयोजित करके सामूहिक इकाइयाँ बनाती, मतलब एक पूरा ग्रुप बनाते हैं, ठीक। इससे वे ठोस पदार्थों में अपनी पहचान खो सकते हैं, मतलब जो ठोस पदार्थ है फिर उसमें अपनी पहचान खो देंगे। ऐसे समझ लो, जब कांच को पिघलाया जाता है तो किसी भी प्रकार का कांच हो वो अपना मूल अस्तित्व खो देता है, या लोहे को जब पिघलाया जाता है तो वो क्या करता है? अपना मूल अस्तित्व खो देता है, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी बात याद रखना। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला नॉर्मली नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं सरल शब्दों में समझा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसकी कॉन्ट्राडिक्टी लाइन है, यानी कि एक दूसरे का विरोधाभास है, तो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। हालांकि इतने बड़े द्रव्यमान के साथ प्लाज्मोन्स कमरे के तापमान उपलब्ध ऊर्जा के साथ नहीं बन सकता। कहने का क्या मतलब? जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ होंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में वेट होगा, लेकिन उसमें एक ऐसा कण होगा जिसमें वेट नहीं होगा, ठीक। और वो कण कब होगा? जब बहुत ही -डिग्री का टेम्परेचर होगा, ठंडा बिल्कुल टेम्परेचर, तब जाके वो होगा, समझ गए। तभी तो हमें वो कण दिखेगा, क्वासी पार्टिकल, जिसको हमने नाम दिया प्लाज्मोन्स, ठीक, तभी दिखेगा। यानी कि वो कमरे के तापमान पर उपलब्ध ऊर्जा के साथ नहीं दिख सकता। समझ गए इतनी बातें कि कमरे का तापमान वैसे कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। हमें कितना चाहिए? -240.15 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? ना समझ पा रहे हो स्किप कर दो भैया, क्योंकि फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फिजिक्स है ना। तो इतनी फिजिक्स डिटेल में मैं नहीं पढ़ाने वाला, पढ़ा दूंगा साइंस टेक में, यहाँ नहीं। हालांकि डेमोन्स में द्रव्यमान नहीं होता। अभी मैंने बताया कि जो डेमोन्स होंगे या प्लाज्मोन्स का जो अपग्रेडेड वर्जन होगा, नाम होगा डेमोन्स, उसमें द्रव्यमान नहीं होता। वे किसी भी ऊर्जा के साथ और कमरे के तापमान पर भी उत्पन्न हो सकते हैं। अभी मैंने बोला था ना, यहाँ से और इस लाइन में दिक्कतें आ जाएंगी, कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला है कि डीमोन्स में द्रव्यमान नहीं होता या डीमेन्स में द्रव्यमान नहीं होता, ठीक। प्लाज्मोन्स क्या है? वो कमरे के तापमान पर उपलब्ध ऊर्जा के साथ नहीं बन सकता। इसमें बीच में एक लाइन थी, ठीक है, वो लाइन थी पाइंस महोदय की, जो स्किप है, यहाँ पे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं उसको पहले बता दूँ, है ना, समझा दूँ, तब फिर आप इस चीज़ को समझना।
देखो मैंने ये तो बोल दिया था अभी कि प्लाज्मोन्स का ये अपग्रेडेड वर्जन है डीमोन्स, ठीक। लेकिन प्लाज्मोन से डीमोन्स बना कैसे, ये बता दूंगा तो फिर दोनों लाइनें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए प्लाज्मोन्स का मतलब क्या है कि प्लाज्मोन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, जहां इलेक्ट्रॉन्स आपस में लड़ते रहते हैं और उसी में एक कण ऐसा होगा जो अलग दिखेगा। लेकिन जब हम इन चार्ज पार्टिकल को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें ऋण आवेश होता है, ठीक, जब इनको हम किसी गैसी अवस्था से गुजारते हैं तो ये प्लाज्मा के रूप में, पदार्थ की चौथी अवस्था, ठोस द्रव गैस पढ़ते हैं ना, उसी में चौथी अवस्था होती प्लाज्मा, उस रूप में बदल जाते हैं। और जब ये उस रूप में बदल जाते हैं प्लाज्मा में, तब हमें इनको या कहें इन प्लाज्मोन को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, अर्थात हम इनको कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, जब हम किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को बिना प्रतिरोध के जब प्रवाहित करेंगे और जब हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही हमें उनका द्रव्यमान पता है, ना ही उनका कोई विद्युत आवेश पता है, वो बिल्कुल तटस्थ होते हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें जो कण है वो इस स्थिति को दर्शा रहा होगा या वो कण ऐसा होगा। हम बस एज्यूम कर सकते हैं कि सर एक ऐसा कण था और उसी कण को हमने बस नाम दे दिया डीमोन पार्टिकल। आपसे ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा कि डीमोन पार्टिकल के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो आप बता देना, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, चाहे कंप्यूटिंग में हो, चाहे मेडिकल इमेजिंग में हो, चाहे परिवहन में, चाहे ऊर्जा में, हर जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं पढ़ना है। सुपर कंडक्टर क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया कि बिजली का प्रवाह हो बिना किसी प्रतिरोध के, या इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाए। फिर है जब पदार्थ एक चरम तापमान, ठीक है, चाहे वो 0 डिग्री केल्विन हो या -243.15 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक, जब वहाँ पे पहुँच जाता है, जब पदार्थ एक चरम तापमान तक पहुंच जाता है या वह तापमान जिस पर पदार्थ अति चालक हो जाता है, तब उससे गर्मी, ध्वनि या ऊर्जा के किसी अन्य रूप का निष्कर्षण नहीं हो सकता। सुपर कंडक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण तापमान वह तापमान है जिस पर धातु की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है, ठीक है। यहाँ चरम तापमान का मतलब ये समझना, यहाँ चरम तापमान का मतलब ये है कि जब कोई भी पदार्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, अर्थात उसकी झेलने की कैपेबिलिटी। इसको और सरल शब्दों में अगर आपको समझाना चाहूँ तो आप लोग जैसे मेट्रो सिटी में रहते होंगे, दिल्ली वगैरह में, तो दूध के साथ क्या होता है, पैकेट वाले दूध के साथ पहले उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और फिर उसको उतना ही ठंडा कर दिया जाता है, तो दूध क्या होता है, उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं, तो 2 से 3 दिन तक चल जाता है। वही चीज़ इसके साथ होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। फिर है सुपर कंडक्टर मेसनर प्रभाव। मेसनर प्रभाव का मतलब ये होता है कि देखो, जब किसी भी क्षेत्र में बिजली का प्रवाह करते हैं तो वहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है, लेकिन जब वहाँ प्रतिरोध ही शून्य होगा और बिजली अपने आप ऑटोमेटिक प्रवाह हो रही होगी, तो बिजली को रोकने वाला कोई जब होगा ही नहीं तो चुंबकीय प्रभाव नहीं बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य। तो वही है मेसनर प्रभाव। आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है मेसनर प्रभाव क्या है, तो सुपर कंडक्टर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का शून्य हो जाना मेसनर प्रभाव कहलाता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना, वही बात इन्होंने जटिल शब्दों में कर दी। सुपर कंडक्टर के क्या एग्जाम्पल हैं, एल्युमिनियम है, नाइओबियम है, मैग्नीशियम डाइबोराइड है, ठीक है, और भी कई नाम हैं आप लिख सकते हो, कप्रेटस है ना, प्रेटस, येट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, आयरन, पेनिक्टा। नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी का आजकल मूड खराब चलता है, ये आपको 4 से 5 नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन कौन से अति चालक हैं। तो दिए तो 3 हैं, पीआईबी में 3 ही दिए गए थे, ठीक है, सॉरी पीआईबी कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में 3 ही दिए गए थे, तो मैंने ये 4 और सर्च करके निकाल दिए। तो क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगी तो 3 तो नहीं देगी, उसको पता है, सबको पता होगा, तो आपको ये सातों नाम पता होने चाहिए, ठीक। सुपर कंडक्टर का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, ट्रेनों में कर सकते हैं, और भी कई जगह पे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनका उपयोग कहाँ नहीं हो सकता। अभी मैंने क्या बताया आपको
कि ये बहुत ही कम तापमान से बहुत ही अधिक तापमान पे काम करते हैं। लेकिन जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन होता है जो कि -डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, ठीक है, शायद माइनस का 259 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये क्रायोजेनिक क्या काम करता है कि वहाँ पे हमें इस सुपर कंडक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सामान्य सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो वायुमंडलीय दबाव पर काम करते हैं, परंतु केवल तभी जब उन्हें बहुत ठंडा रखा जाए। अब आसमान में जाना है, सन की रोशनी भी मिलेगी, तो कैसे हम ठंडा रख सकते हैं? रेफ्रिजरेटर तो लगा के भेजेंगे नहीं। तो इसलिए क्रायोजेनिक इंजन्स के लिए अभी एक लिमिटेड क्षेत्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि सबसे परिष्कृत पदार्थ कॉपर ऑक्साइड आधारित सिरेमिक पदार्थ भी -140 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही काम करते हैं। सिरेमिक पदार्थ मतलब एक तरीके जैसे प्लेट वगैरह होती है, आपने देखा होगा प्रेस वगैरह में कुछ प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि वो प्रेस हीट ना हो, ठीक है। बाकी आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। अगला है मायलारा पंथ के बारे में। बेसिक 2 से 3 बातें बस पता हों जिस पे प्रश्न आएगा। पहला कि बसरूर क्या है, तो ये मध्यकालीन भारत का एक ऐतिहासिक व्यापारिक शहर है। सीधा सा प्रश्न पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा बसरूर क्या है। जैसे यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा ना धान्य कटक को लेकर, ये कहाँ पे है? कई बच्चों को नहीं पता था धान्य कटक, कुछ उड़ीसा लगाया है जबकि आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि मायलारा पंथ ये क्या है, तो ये धार्मिक परंपरा है। पंथ से तो समझ में आ गया, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये किस भगवान से रिलेटेड है। तो ये शैव भगवान यानी भगवान शिव से संबंधित है। मायलारा नामक देवी की पूजा पर केंद्रित है जिसे भगवान शिव का रूप माना जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा जैन, ठीक है, वैष्णव, बौद्ध और शैव, तो शैव पे टिक करना, ठीक। बाकी आपको नहीं याद रखना है। अगला आर्टिकल है अफ्रीकी संघ के बारे में। इस अफ्रीकी संघ को पढ़ो, इससे रिलेटेड 3 से 4 फैक्ट पहले याद कर लेना, लिख लेना, क्योंकि मैंने नोट्स में नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? इसीलिए नहीं डाले ना कि केवल बच्चे नोट्स पढ़ के आईएएस ना बने, क्लास भी कर लें ताकि वो आईएएस बन सकें, ठीक। तो अफ्रीकी संघ के रिलेटेड क्या क्या है? पहला तो है अबूजा संधि, ठीक है। अबूजा क्या है? अबूजा, अंबुजा नहीं, अबूजा, ये इथोपिया की राजधानी है, ठीक है। अबूजा संधि, क्वेश्चन आ सकता है कि अबूजा ट्रीटी का संबंध किससे है? अफ्रीकी संघ से। दूसरा आदिस अबाबा, ठीक है, ये सिटी है, कहाँ की है? नाइजीरिया की, ठीक। ये भी ध्यान रखना, इन पे भी प्रश्न बनता है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना, क्या क्वेश्चन पूछा, मजार शरीफ कहाँ का है ना, या मोसुल कहाँ पे है, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है आदिस अबाबा या अबूजा कहाँ पे। तो ये भी याद रखना, अभी लोकेशन दिखा दूंगा मैं हर एक कंट्री की। तो पता चल गया अबूजा संधि, आदिस अबाबा क्या है, सब अफ्रीकी संघ से रिलेटेड है। आदिस अबाबा डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं, ठीक। तीसरी बात, एजेंडा 2063 क्या है? ये भी अफ्रीकी संघ से रिलेटेड है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एजेंडा 21 समझ गए? तो आपको इतने बेसिक फैक्ट ये पता हो। अब पढ़ते हैं इस चीज़ को, ठीक। अफ्रीकी संघ नाम से ही समझ में आ रहा है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसका पूरा एक यूनिफिकेशन, ठीक है। जैसे इंडिया की जब हम बात करते हैं तो स्टेट्स का संघ होता है, तो उसी तरह अफ्रीका का पूरा संघ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। कई बच्चे जो नहीं जानकारी रखते हैं, कम पढ़ाई किए होते हैं, मैपिंग उनकी अच्छी नहीं होती है, शुरुआती दौर में होते हैं, वो अफ्रीका में केवल साउथ अफ्रीका को ही अफ्रीका मान लेते हैं। जब अफ्रीका शब्द का यूज होगा तो पूरा अफ्रीका आएगा, और जब छोटे छोटे अफ्रीका की बात होगी तो छोटे छोटे आएंगे, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट अलग अलग बटे हुए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि किन किन देशों से मकर रेखा गुजरती है, किन किन देशों से कर्क रेखा गुजरती है, और किन किन से भूमध्य रेखा गुजरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये तीनों कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, चाहे नकल करके बताया करो। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि आप अपने मन में याद क्यों नहीं किया, आप गूगल करो, देखो मकर रेखा से कौन कौन गुजर रहा है और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, लेकिन करो। इससे क्या होगा, आप इंगेज होगे तैयारी के साथ, और वही है, जब इंगेजमेंट होती है तभी तो मैरिज होती है ना। तो जब आपकी इंगेजमेंट हो जाएगी, करंट से आपका अफेयर हो जाएगा, तभी तो आगे की बात चलेगी ना, वरना फिर ब्रेकअप ही कर देगा करंट अफेयर्स, और फिर कहोगे प्रीलिम्स नहीं हुआ,
ठीक। तो करंट के साथ अफेयर करो, ठीक। कल परसों में रक्षाबंधन भी आने वाला है हाल ही में हुआ क्या है, वास्तव में चर्चा में क्यों रहा है? तो देखो, आपको पता हो कि नाइजर एक देश है, वहाँ पे क्या हुआ कि सैनिक लोगों ने या वहाँ की सेना ने तख्ता पलट करके लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को हटा दिया। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ासी बोलने जा रहा था, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ हुआ, ठीक है, वहाँ पे तख्ता पलट हुआ। हालांकि वहाँ पे सेना ने नहीं किया, बट हमारे म्यांमार में यही हुआ, श्रीलंका में भी कुछ समय के लिए देखने को यही मिला था। तो जब ये नाइजर में हुआ तो अफ्रीकी संघ ने क्या किया, नाइजर के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए और उसको निलंबित कर दिया। तो नाइजर की लोकेशन सिर्फ इम्पॉर्टेंट है और बाकी अफ्रीकी संघ इम्पॉर्टेंट है, बाकी पूरी रामायण नहीं याद करनी, वो मेंस का है। तो अफ्रीकी संघ 55 देशों का एक संघ है, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ध्यान रखना, अफ्रीका में 57 कंट्री हैं, ठीक, 55 का ये संघ है। अफ्रीकी एकता संगठन 1963 में हुआ था। अब एक बात बताओ, इंडिया इसका मेंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीकी संघ है, ठीक। अगला, लागोस प्लान ऑफ एक्शन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लागोस प्लान ऑफ एक्शन का संबंध किससे है? आसियान से, है ना, एपेक से, या IOC से, इंडियन ओशन कमीशन से, है ना, और या फिर अफ्रीकी AU से, अफ्रीकी संघ से। तो आप बता देना अफ्रीकी संघ से। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बड़े प्यारे प्यारे और बच्चों को पता भी नहीं चल पाता, ठीक। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एजेंडा 2063 क्या है? अफ्रीकी संघ से रिलेटेड। बाकी आप ये पढ़ लो क्या है क्या नहीं है, इतना तो सिंपल है ना, डिटेल में नहीं आएगा, आएगा बस इतना ही, एजेंडा 2063 क्या है, ठीक। अगला है नेक्स्ट जनरेशन फोटोनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन। देखो, जहाँ भी आपको शब्द मिलेगा ना फोटोन, फोटोन का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश का मतलब प्रकाश के बंडल। आपको लगता होगा कि जो सन से लाइट आती है वो एक किरण आती है, नहीं, कई किरणस आती हैं, कई किरणस को हम बोलते हैं बंडल, ठीक है। तो उसी का शब्द दिया जाता है फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फोटोन का मतलब क्या हुआ? रेडियो फ्रिक्वेंसी कन्वर्जन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं या रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं, उसमें अब हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए या ऑप्टिकल फाइबर की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके रेडियो सिग्नल्स पे वर्क करेंगे। तो अब सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके की खाली पाइप होती है। आप में से कई बच्चे जो 5G का या नेट यूज करते होंगे, वाईफाई, तो उनके वाईफाई में आप पूछना अपने वाईफाई वाले से, क्या आपका वाईफाई ऑप्टिकल फाइबर है? तो वो बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होगा उसके अंदर कांच की एक पतली ग्लास होगी, मतलब पाइप होगी, उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश ही चलता है, ठीक। तो अब एक बात बताओ, जब कांच की बिल्कुल एक ग्लास होगी, ठीक है, और उसमें प्रकाश ही चलेगा तो कोई बाधा आएगी नहीं, काफ़ी स्मूथली चलेगा। जैसे आपको पता होगा, मुझे देखो वो याद नाम ही भूल गया मतलब अभी भूल गया अचानक से। आपने देखा होगा एक यातायात की प्रणाली आई थी जो पाइप के अंदर चलनी थी गाड़ियाँ, उसका नाम देखो मुझे नहीं याद आ रहा, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। हाइपर लूप, याद आ गई हाइपर लूप, उसमें भी तो यही है, तो सेम टू सेम यही है। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या है, कितने पे काम करती है, 3 किलो हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज, यहाँ पे आप इसको छोड़ दो। जब साइंस टेक पढ़ाऊँगा तो हर्ट्ज का क्या मतलब है, गीगा हर्ट्ज का क्या मतलब है, वहाँ पे बता दूंगा। भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन, मैं वैसे इस आर्टिकल को नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने दे दिया ताकि आपके 2 से 3 शब्द क्लियर हो सकें। पहला, गैरिसन का क्या मतलब? गैरिसन का मतलब होता है सैनिक छावनियाँ, ठीक है। सैनिक छावनियों का मतलब सैनिक अड्डे, जहाँ पे बड़े पैमाने पे हमारे वेपन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, हमारी सेनाएं होती हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में आएगा सर भारत में क्या गैरिसन है? तो हाँ है, केवल 2। कहाँ कहाँ? एक अम्बाला में और एक जालंधर में। हमारे जो बड़े पापा का लड़का है वो अम्बाला में ही पोस्टेड है, किस चीज़ में? राफेल विमान में, ठीक है ना, ये उसी के समय आए थे राफेल में, ठीक है। तो बताता रहता है, खैर मैं बाकी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि इंडिया का सिक्योरिटी रीज़न हो जाता है, ठीक है। हालांकि उसने भी मुझे नहीं दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि उनके भी अपने कोड्स होते हैं,
ठीक। तो यही है कि पुणे महाराष्ट्र में ये जो बना हुआ है गैरिसन, एक छोटा सा कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे सौर एनर्जी के माध्यम से हमने क्या किया, बिजली उत्पादन को बढ़ाया है। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, निगेटिव का मतलब होता है फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करके जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बूस्टअप करना। तो उसको बूस्टअप करेंगे तो क्या होगा, कार्बन की जो एमिशन है वो घटेगा। तो इसे ही नाम दिया गया कार्बन निगेटिव। बाकी आपको नहीं याद रखना है, आपसे नहीं पूछेगा, मुझे बस गैरिसन समझाना था, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को यूज में लिया। ठीक है। अगला है भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। देखो इस आर्टिकल को आप पढ़ लेना, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं बस मैं वो बता देता हूँ। ये बात हो रही है सिर्फ कार की, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे कि ये सभी वाहनों पर लागू होता है तो गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नाम में ही कार है, तो रीजनिंग के हिसाब से भी बुद्धि लगा लेना कि सिर्फ कार जैसे व्हीकल की बात हो रही, और कार में भी कितना कि 8 सीटों से अधिक नहीं, यानी कि 8 सीटों तक या 8 सीटों से कम वाले व्हीकल, है ना। 8 सीटों मतलब 2 आगे ड्राइवर की, 2 पीछे और 2 पीछे, कईयों में आगे पीछे करके पूरे में 8 बना दी जाती है। ठीक, तो उसी तरह से मिला के इन्होंने बनाया। अब ये क्यों बनाया, आप में से कई सारे बच्चों को लास्ट ईयर पता होगा कि टाटा सन्स के प्रमुख साइरस मिस्त्री का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था, और उसी दौरान एक शख्स और थे हमारे इंडिया के प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, अब उनका देखो नाम में शिखर धवन क्यों, ऋषभ पंत, हाँ ऋषभ पंत साहब, उनका भी एक्सीडेंट हुआ था। ठीक, तो इसको लेकर बड़े क्वेश्चन उठे, खासतौर पे BMW जो सीरीज़ थी गाड़ी, है ना, उस पे क्वेश्चन उठे कि ऐसा क्या हुआ कि इनकी सेफ्टी गार्ड्स या इनके जो सेफ्टी मेजरमेंट्स थे वो फुलफिल नहीं थे। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने प्रूव कर दिया कि सर हमारी गाड़ी पूरी तरह से सेफ थी, बट साइरस मिस्त्री जब गाड़ी में बैठे थे उन्होंने बैक सीट की जो सीट बेल्ट होती है वो नहीं लगाई हुई थी। ठीक, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय नितिन गडकरी साहब, मतलब एक चीज़ मैं बताऊं, अगर बीजेपी में मुझे कोई इंसान सबसे ज़्यादा पसंद है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद, तो नितिन गडकरी साहब। और इनको न केवल बीजेपी पसंद करती, बीजेपी में तो कई लोग इनको पसंद भी नहीं करते, लेकिन विपक्ष के लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि एक इकलौता ऐसा बंदा है जो वही बात बोलेगा जो कर सकेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। एक बार मोदी जी के सामने इन्होंने ये बात बोल दी थी कि मतलब मैं वो बात मैं वादा करके नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर मुझे करना पड़ेगा। मतलब ये झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदार इंसान है, मतलब बहुत ईमानदार और ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। ठीक, तो मुझे पसंद है। बाकी मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, तो वो तो पसंद होंगे ही एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में। ठीक, तो इन्होंने ये प्लान बनाया, इन्होंने एक मानक बनाए, ठीक, कि अब जो भी गाड़ियाँ भारत में बनेंगी उनको हम एक स्टार प्रोवाइड करेंगे। जैसे आप देखे होंगे फ्रिज में 5 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, एसी में भी होता है। वो क्या करते हैं, वो बिजली की खपत को बताते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टार रेटिंग प्रणाली होगी ये बताएगी कि वाहन कितना सुरक्षित है, कितना इसमें मटेरियल जो यूज किया गया वो बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक, ये कब से लागू होंगे नियम, 1 अक्टूबर 2023 से। क्या ये नियम कंपलसरी होंगे, नहीं, स्वैच्छिक होंगे। लेकिन वही बात है ना, इंडिया में स्वैच्छिक का मतलब है कि करवाना ही पड़ेगा, और वैसे भी गाड़ियों को करना है ना, तो गाड़ियां तो ऑटोमेटिक अच्छे ढंग से बना के भेजेंगी। ठीक, एक बात और, टाटा की जो गाड़ियां हैं वो ऑलरेडी पहले से ही 5 स्टार रेटिंग पे हैं। इसीलिए आप देखिएगा जब भी आपको कई वायरल वीडियो मिलेंगे उसमें टाटा की गाड़ी पे अभी हिमाचल में एक पत्थर गिरा था, शायद नेक्सा थी, जो भी थी गाड़ी उनकी, तो गाड़ी बिल्कुल पिचक तो गई थी लेकिन पूरी तरह से चूर चूर नहीं हुई थी। तो लोगों ने ये कहा था देखो ये टाटा है इसीलिए इसमें इतनी जान है, समझ गए। तो ये टाटा की फीचर थे। अब बात आती है इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हमारी जो गाड़ियाँ हैं या हमारी यहाँ की जो कार फैक्ट्रियाँ हैं या कार कंपनियाँ हैं वो फ़ॉरेन में भी कंपटीशन कर सकती हैं, फ़ॉरेन में भी हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे टाटा और मारुति, न्यूज़ में आया था कि टाटा और मारुति अब अपनी गाड़ियाँ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में भी बेचेंगी क्योंकि अब हमारे पास ये एक सर्टिफिकेट होगा। ठीक,
अब ये चीज़ें आप भाई साहब देख लेना, 8 से अधिक सीटें, फ्रंटल ऑफसेट, साइड ऑफसेट। फ्रंटल का मतलब आगे का है ना, साइड का मतलब अगल बगल के, पोल का मतलब पीछे का। ठीक, तो यही सारी चीज़ें आप इनको पढ़ लेना। वयस्क यात्री, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अमेरिका ऐसा देश है जिसके पास पहले से ये परीक्षण व्यवस्था है। ठीक, अब बात आती आसियान के बारे में। क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ऑलरेडी कई बार आ चुका है, बस आप ये देख लो कि आसियान में कौन कौन देश हैं। म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया। ठीक, एक काम और किया करो आप लोग, आपके पास जो ऑक्सफोर्ड का एटलस होता है ना, आपके पास हाइलाइटर होता होगा। जब भी ये मैपिंग यहाँ पढ़ते जाते हो तो वहाँ पे इनको तुरंत वहाँ पे हाईलाइट कर लिया करो। जैसे लाओस आपने पढ़ा, ठीक, वहाँ पे भी लाओस का आप मैप निकालना। ठीक, और वहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर लेना। म्यांमार को ऐसे हाईलाइट कर लेना, थाईलैंड को कर लेना, सिंगापुर को कर लेना, कंबोडिया कर लेना, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनोई, इंडोनेशिया। आप कहोगे इससे क्या फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको पता रहेगा कि कौन सा लाओस कहाँ पे था, ऊपर था कि नीचे था, वियतनाम बगल में था कि पीछे था, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें कर लेना भाई साहब। ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। अब देखते हैं क्या हुआ है। इंडोनेशिया के एक शहर में सेमारंग, ये याद रखना नाम, इंडोनेशिया के सेमारंग शहर में आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक हुई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया क्या एपेक का मेंबर है। ठीक, ये एक क्षेत्रीय समूह है। कौन क्षेत्रीय समूह है? आसियान क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का क्या मतलब होता है? इस रीजन के, मतलब अपने आसपास के देशों का ये एक समूह है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ क्षेत्रीय कौन कौन से संगठन हो गए, जैसे सार्क हो गया, ठीक है, ब्रिक्स नहीं आता है अपने में, ठीक, IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो गया, बिम्स्टेक हो गया। ठीक है, तो ये अपने यहाँ के क्षेत्रीय हैं, तो ऐसे इनको याद रखना आप। इसकी स्थापना अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, बैंकॉक डिक्लेरेशन का संबंध किससे है? अभी मैंने पढ़ाया आदिस अबाबा डिक्लेरेशन, ये भी याद रख लेना। ठीक, आसियान कंट्री से है, समझ गए। आसियान में कितना GDP है, कितना नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा। कौन कौन से देश हैं, बस ये नाम पता हो, क्योंकि UPSC G20 पे क्वेश्चन पूछ चुकी है और आसियान पे भी क्वेश्चन पूछी है मुक्त व्यापार को लेकर। आप में से कई बच्चे कह रहे होंगे सर बहुत दिन हो गए बैक ईयर का क्वेश्चन नहीं दिखाए। चलो अच्छा दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए बैक ईयर का, ठीक है, ये कब का पेपर है? ये है 2019 का पेपर। नहीं, 2019 में नहीं आया था, 2018 में आया था, 2015, 2016, हाँ 2018 में। तो देखो 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, 34 नंबर। आप देखिए, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये उस समय करंट का था, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, करंट का था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, भारत, जापान, USA। उपयुक्त में से कौन कौन आसियान के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं? ठीक है, मुक्त व्यापार भागीदारों में से। अगर आपको आसियान के बारे में डिटेल में पता होता, ठीक है, तो आप तुरंत ही समझ जाते कि आसियान में कनाडा का नाम और USA का नाम हम जल्दी से नहीं सुनते हैं कहीं पर भी। ठीक है ना, जब भी आप आसियान पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप आसियान में कनाडा का नाम और USA का नाम नहीं सुनते। अब अगर आपको इतना ही पता होता कि कनाडा नहीं है तो दूसरा आपका एलिमिनेट होता, चौथा भी एलिमिनेट हो जाता, छठे नंबर पे USA था, आपका B भी एलिमिनेट हो जाता। अगर B नहीं भी एलिमिनेट होता तो आपको इतना तो पता ही था उस समय भी कि इंडिया ने इस चीज़ को साइन किया है, चाइना ने साइन किया है, ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया, ठीक है, और जापान ऑटोमेटिक हो जाता। तो ये इस तरीके से आंसर किए जाते हैं। ये करंट का था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप में से हो सकता है कई बच्चों को गलती हुई हो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बस मैंने बता दिया कि हाँ पेपर UPSC आपसे कैसा पूछती है। ठीक, अब एक प्रश्न आया था 2016 में जो कि काफ़ी ईजी था, ठीक है, कि रीजनल, ये था कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों में संदर्भ होता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? आसियान कहा जाता है। ठीक, अब देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, लागोस एक्शन प्लान,
ठीक। तो लागोस जब मैंने बताया तो अब यहाँ पे AU भी लिख कर आ सकता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इसका सर नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करेंगे, तो हम अपनी बैक ईयर की क्लास जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन सबको बहुत अच्छे से क्लियर कराएंगे कि G20 के क्या क्या नाम है, आसियान के क्या नाम है, SCO में क्या क्या मैकेनिज्म होता है, सार्क में क्या क्या होते हैं शब्द। तो आपको ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन से नए 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जब बैक ईयर की सीरीज आएगी तो वहाँ पे हम क्लियर करा देंगे। तब तक देखते हैं अपना अगला आर्टिकल, है ना, क्योंकि आपका टाइम भी तो वेस्ट होगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर आपको पता होगा हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अब एक चीज़ देख रहे हो इस पिक्चर में खास बात कि पुतिन महाशय गायब हैं। पुतिन महाशय नहीं गए, क्यों नहीं गए? क्योंकि जो रोम कोर्ट ऑफ रोम जिसको हम बोलते हैं, ICC जो बोलते हैं, उसने ये पाबंदी लगा रखी थी अगर पुतिन वहाँ जाएंगे तो ये महाशय अफ्रीका के जो हैं ये उनको गिरफ्तार करके रोम को समर्पित करेंगे, इसलिए पुतिन गए ही नहीं। तो चाइना के भाई साहब गए, ठीक है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। और एक खास बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, हर एक भारतीय को दिल पर छू गई, ठीक, वो ये थी कि जब वो इस मंच पे आ रहे थे तो यहाँ पे झंडे पड़े थे अलग अलग देशों के, तो यहाँ पे अपने देश का झंडा मोदी जी ने उठाया और जेब में डाल लिया। वैसा मज़ा आ गया। और ये मांगते भी रहे कि दे दो भाई झंडा है, बोले ना भैया, भारत माता की जय। और कल मुझे एक चीज़ और देख के मज़ा आई, हंगरी की एक प्लेयर हैं, उन्होंने नीरज चोपड़ा जी एथलेटिक्स में गोल्ड जीते हैं, उनसे कहा कि अपने तिरंगे पे आप साइन कर दो। तो उन्होंने कहा मैम मैं तिरंगे पे साइन नहीं कर सकता। तो उन्होंने फिर अपनी जो टी-शर्ट पहनी हुई थी उस पर साइन करवाया। कहने मतलब ये चीज़ें हमें एक इंसान बनने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से मोदी जी में 1000 कमियाँ हो सकती हैं, पार्टी के लेवल पे 1000 कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, जो रिस्पेक्ट करना सिखाती हैं, ये सीखनी चाहिए। और यही चीज़ आप देखना अनुदीप शेट्टी सर जो IAS हैं, उनके साथ भी उन्होंने जूते उतारे थे जब वो 15 अगस्त को ध्वज फहरा रहे थे, काफ़ी पॉपुलर। और उन्होंने जूते किसी अपने चपरासी से भी नहीं कहा था, खुद उठा के रखे थे अलग, है ना। तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए हमें इन बड़े लोगों से, ठीक। आप भी यही करना सब। तो दक्षिण अफ्रीका में 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, ठीक है। ये कोविड-19 के बाद पहली बार फिजिकल एक तरीके की मीटिंग थी, सामने बैठ के, नहीं तो सब ऑनलाइन होता था। इसकी थीम क्या है आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का यूपीएससी के मेंस में, सॉरी, इस थीम का यूपीएससी के मेंस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जब मेंस का आंसर राइटिंग हम कराएंगे तो वहाँ पे हम इस थीम को लिंक कर देंगे, ठीक। बात करते हैं ब्रिक्स को लेकर इस मीटिंग में क्या हुआ। तो अभी आप देखते हैं ब्रिक्स में 5 देश हैं, नाम से ही समझ जाओ, BRICS। S से अफ्रीका, C से चाइना, I से इंडिया, R से रसिया, B से ब्राज़ील, ठीक है। पहले ये साउथ अफ्रीका नहीं था, ये 2010 में शामिल हुआ। पहले केवल ब्रिक था, नील नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इस संगठन का नाम सुझाया था, ठीक। अब क्या हुआ है, अब ये 5 देश नहीं रहेंगे। 2024 की जनवरी से इसमें अब टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे, ठीक। कौन कौन से देश जुड़ेंगे? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरत, इथोपिया, अर्जेंटीना। आप कहोगे सर बहुत देर हो गई, अफ्रीका वाला भी बोल रहे थे दिखाओगे, इसका भी दिखा दो। चलो साथ में दिखाते हैं, मैपिंग, है ना। ये है हमारा प्यारा भारत। इस प्यारे भारत में हम जब ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, ऊपर क्या, हल्का सा ऊपर ही जाएंगे तो हमें बहुत सारे देश दिखेंगे। ये आपका पाकिस्तान, मतलब आपका क्यों, हम सब का, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ना अजरबैजान और आर्मेनिया को लेकर, नगार्नो काराबेक रीजन को लेकर, ठीक है। ये इराक, ये कुवैत, ये यूनाइटेड अरब अमीरत यानी संयुक्त अरब अमीरत, ठीक। ये ओमान, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्कट। जब मैपिंग की क्लास कराऊंगा तब ऐसे ही कराऊंगा डिटेल में। ये यमन, ठीक, ये सऊदी अरब, ये गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, ये पर्सियन गल्फ, ये लाल सागर, ठीक, ये इरिट्रिया, ये जिबूती, ये आपका इथोपिया, ठीक है, ये सोमालिया, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये सूडान, ये इजिप्ट यानी कि आपका मिस्र, ठीक है, ये ग्रीस आपका, ये टर्की, ठीक, ये सीरिया। कई बार बच्चे ग्रीस और इजिप्ट को एक ही समझ लेते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। ये बुल्गारिया, यूपीएससी ने इसी पे क्वेश्चन पूछा है ना यूक्रेन को लेकर। सोचो अगर ऐसा मैपिंग किए होते तो चीज़ें क्लियर हो जाती। खैर इस बार तो हम कराएंगे ही आपको, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अफ्रीका के बारे में थोड़ा दर्शन करा देते हैं आपको,
है ना। अफ्रीका में मैंने क्या क्या बोला था, नाइजर बोला था, ठीक है। देखो नाइजर अलग है, नाइजीरिया अलग है, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ इनकी लोकेशन। ये देखो माली, ये मॉरिटानिया, ये गुयाना, ये लाइबेरिया, ठीक है, और ये सेनेगल। यहीं पे ये पूरी की पूरी क्या है, साहेल रीजन, ठीक। ये है आपका नाइजर, ठीक। ये नाइजर अलग और ये नाइजीरिया अलग। आदिस अबाबा नाइजीरिया में है, ना कि नाइजर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो लागोस देखो नाइजीरिया में, अब ध्यान रहेगा ना लागोस एक्शन प्लान, बस बाबू इतना ही याद रखना है। बाकी कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब देना। 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, ठीक है। कौन कौन सी अर्थव्यवस्थाएं आप देख सकते हो, जेम ओ नील, ये बेसिक चीज़ें आपको पता है, मुझे इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अध्यक्षता कौन करता है, क्रम के अनुसार, लेकिन अब जब 11 हो जाएंगे तब देखते हैं कैसे स्पेलिंग मैच कराते हैं। अगला क्वेश्चन जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है और इन फ्यूचर फिर से क्वेश्चन पूछेगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर। इस पर क्वेश्चन नहीं आया न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर, लेकिन इसकी जब स्थापना हुई थी फोर्टेलेजा शहर में ब्राज़ील के, तो फोर्टेलेजा डिक्लेरेशन पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था 2015 में, जबकि 14 में करंट में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब जो प्रश्न बने वो बनेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक पे, किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। दूसरी चीज़ क्वेश्चन क्या बनेगा, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा ये एससीओ का बैंक है, तो गलत हो जाएगा। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ना AIIB पे 2019 में, आपको लग रहा होगा सर पागल बना रहे हो, पूछा भी है या नहीं पूछा है। तो चलो भैया दिखा देते हैं आपको, होता है ना प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ना, आंखों देखा हाल है। 2019 का ये पेपर है, इसमें मुझे क्या दिखाना है, AIIB, चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। AIIB कहाँ हो भैया, AIIB, रुको 1 मिनट इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं AIIB पे, शायद ऊपर ही मिल जाए। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मतलब दिमाग में एक साथ लाना, एक साथ सारी चीज़ें समझाना बड़ा वो लगता है ना, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ही हैं, कोई एडिटिंग बाद में होती नहीं है, सब डायरेक्ट क्लास आपके पास आ रही हैं। तो इसीलिए एक साथ फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द AIIB से आपको मुलाकात करवा दूँ, ताकि आप अपनी बैंक वहाँ पे ओपन कर सकें, बैंक कह रहा हूँ खाता ओपन कर सकें, ठीक है। वैसे आपको अलाउ नहीं होगा, देशों को ही अलाउ है। अरे भाई साहब 60 क्वेश्चन हो गए, अभी तक AIIB के दर्शन नहीं हुए। कहाँ गए AIIB, हैं भी या नहीं भी हैं, ये देखो आ गए, ठीक। अब ये देखो AIIB पे क्वेश्चन आया, कितना सिंपल आया था। आप कहोगे सिंपल आया है, हाँ सिंपल आया, करंट का था, गेस क्वेश्चन था। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, आप करंट की क्लास, अच्छा मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, 2021 में पढ़ाया था, वैसे एक पर्सन को पढ़ाया था, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को बस एलिमिनेट करना आना चाहिए। भारत सबसे बड़ा शेयर धारक है, ठीक है, यही क्वेश्चन की गलती है, यही एरर है इस क्वेश्चन की, कि भारत इसका सबसे बड़ा शेयर धारक नहीं है, भारत के अलावा चाइना है, ठीक है। तो ये दूसरा जहाँ आप एलिमिनेट करोगे, ये हो क्यों नहीं रहा है, हाँ मतलब दूसरा जब इसमें एलिमिनेट करोगे तब आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। ये कट कर दो, ये भी कट कर दो। अब बचा 3, एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जब 80 देश हैं तो क्या 80 एशिया से ही होंगे, इमेजिन लगाओ। तो इसका केवल क्या होगा, आंसर A, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। चलिए इतनी बातें हो गई, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये अंतरिक्ष एजेंसियाँ हमने उपग्रह भेजे हैं, गाओ फेन है ना, सब्स या जुआन, ये सब रेडियो कह सकते हो रेडियो रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट हैं, ठीक है, जिनका काम होता है टेलीविज़न या रेडियो तरंगों के संचालन में काम करना, ठीक। बाकी मत याद रखो। लास्ट हमारा आर्टिकल है भारत बांग्लादेश, इम्पॉर्टेंट है बस लोकेशन और मैपिंग। पहला क्वेश्चन कौन कौन से राज्य इससे टच होते हैं वो, दूसरा कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, तीसरा भारत की जो सीमा है सबसे बड़ी किसके साथ बनती है। तो फार्मूला याद रखो,
बचपन का प्यार है ना, गाना सुना था ना आप लोगों ने। बचपन में किसी ने एमबीए कर लिया। वैसे ज्योग्राफी में जब मैपिंग की क्लास कराऊंगा तो यही फॉर्मूले याद करवा दूंगा, ठीक है। बचपन एमबीए, बचपन का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चाइना, पा का मतलब पाकिस्तान, एन का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब अफ़गानिस्तान। ये ध्यान रखियो, ये अफ़गानिस्तान की सीमा है, इसको हम मानते हैं, पाकिस्तान वाले नहीं मानते हैं। तो हम मानेंगे, हमेशा मानेंगे, मरते दम तक मानेंगे, क्योंकि भारत हमारा है, ठीक। तो बचपन एमबीए से याद कर लो, ये सीक्वेंस में ये है कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लेना, ठीक। बाकी उसके फॉर्मूला भैया मुझे नहीं पता है, आप लोग बना लेना कि बंगाल कैसे लिंक करेंगे, मेघालय, असम, है ना, सिक्किम में कैसे लिंक करेंगे, ये आप कर लेना, ठीक। यहाँ बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो क्या बनेगा मैं बताऊंगा, ये तो आप पढ़ लेना, ठीक है। एक तो ये बन सकता है कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो संप्रीति और बोंगो सागर। आज तक देखो संयुक्त अभ्यास पे क्वेश्चन नहीं आया, और मैं पिछले कई वर्षों से इसे तैयार कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। खैर फिर भी स्किप कर दो। क्वेश्चन बन सकता है अखौरा अगरतला कहाँ से रिलेटेड है, तो त्रिपुरा की राजधानी है ना अगरतला, तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हो। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पेट्रापोल और बेनापोल क्या है, लिख लेना, इसीलिए कहता हूँ शॉर्ट नोट्स बना के चलो। बेनापोल, ठीक, ये चेक पोस्ट हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक। अब एक जो क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है, जो यूपीएससी पूछेगी, चाहे वो बांग्लादेश से लिंक करके पूछे, चाहे नेपाल से पूछे, चाहे पाकिस्तान से पूछे, किसी न किसी से करके पूछेगी, क्या कि भारत और नेपाल किन किन संगठनों में साथ हैं, भारत और बांग्लादेश किन किन संगठनों में साथ हैं, भारत और म्यांमार किन किन संगठनों में साथ हैं, तो पता हो। भारत और बांग्लादेश सार्क में भी हैं, बिम्स्टेक में भी हैं, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में भी हैं। इससे ज़्यादा आपको कच्छू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमारी आज 25 अगस्त की करंट अफेयर्स कंप्लीट हुई। टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि डिमोन पार्टिकल, मायावी पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। चाहता तो स्किप कर देता, लेकिन वो फिर मज़ा ना आता। तो उम्मीद है आपने इतने धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुना, आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं कल 26 अगस्त की करंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग भी बोला करिए भारत माता की जय।